राकेश और नंदिनी कोरोना के समय में ही पुणे को छोड़ जलगांव अपने पुराने घर वापस लौट आए थे। पहले तो कुछ दिनों तक राकेश का वर्क फ्रॉम होम चला, लेकिन उसके बाद कंपनी ने गैप देने के बहाने उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया। और फिर देखते ही देखते दिनों से महीने बीत गए, लेकिन कंपनी ने राकेश को फिर से ज्वाइन नहीं किया। पहले तो कुछ दिनों तक सेविंग होने की वजह से अच्छे से गुजरे, लेकिन फिर उसके बाद उनकी हालत ख़राब होने लगी। पैसे की तंगी महसूस होने लगी। इनकम बंद थी, लेकिन खर्चे चालू थे। हालांकि ये देख नंदिनी ने भी काम करना शुरू कर दिया था, और राकेश ने भी जब कोई जॉब नहीं मिली तो जलगांव के अंदर ही एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली थी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद राकेश के कपड़ों की दुकान ने अच्छी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। उसका बाकी दुकानदारों के मुकाबले काफ़ी कम माल बिकता था, जिस वजह से काफ़ी कम कमाई हो रही थी। और नंदिनी के पास भी कोई अच्छी जॉब नहीं थी, उसे भी काफ़ी कम सैलरी मिलती थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहते कहते 3 साल गुजर चुके थे। अपने फ्यूचर के लिए जितनी भी सेविंग की थी वो सब खत्म हो चुकी थी, और कमाई इतनी कम हो रही थी कि फ्यूचर की सेविंग तो दूर की बात है, रोज़मर्रा के खर्चे भी ठीक से नहीं गुजर पाते थे। इस वजह से उन दोनों के बीच अब काफ़ी झगड़े भी बढ़ गए थे। आड़े दिन उन दोनों के बीच बहसबाजी होती, झगड़े होते, और इन सब से राकेश काफ़ी ऊब गया था। एक बार ऐसे ही झगड़ा होने के बाद राकेश अपनी गाड़ी पर घर से दूर निकल गया। थोड़ी देर की मन की शांति के लिए वो शहर के बाहर जंगल जैसे एरिया की तरफ चला गया। शहर के बाहर का वो इलाका असल में जंगल नहीं था। दरअसल वो एक सरकारी खुली ज़मीन थी, जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे। शहर के बाहर था तो आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी, जिस वजह से वो इलाका काफ़ी सुनसान और सुकून वाला था, और अक्सर लोग उसी इलाके में घूमने के लिए जाया करते थे। राकेश का जब भी अपनी बीवी से झगड़ा होता तो वो अक्सर उसी जगह जाता। वह किसी कोने में गाड़ी खड़ी कर देता और फिर पैदल घूमता। उस दिन भी उसने एक कोने में गाड़ी लगाई और पैदल घूमने लगा। वो शाम का वक्त था, तो वहाँ घूमने वाले लोग भी थे, जिस वजह से वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। अब राकेश को शांति चाहिए थी, इसलिए वो चलते चलते काफ़ी अंदर तक चला गया। और काफ़ी अंदर जाने के बाद उसे जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे टेम्पररी कुछ दिनों के रहने के लिए बनाया गया हो। राकेश ने इससे पहले वहाँ किसी झोपड़ी को नहीं देखा था। शायद से वो झोपड़ी इन्हीं कुछ दिनों के अंदर बनी थी। तभी राकेश को याद आया कि उसे किसी ने उस झोपड़ी के बारे में बताया था। दरअसल उस झोपड़ी के अंदर कोई बाबा रहता था जो आगुरी विद्या करता था। उसने सुन रखा था कि वो अपनी आगुरी विद्या के जरिए लोगों की मुसीबतों को दूर करता है। राकेश अपने जीवन के उस दौर से गुजर रहा था जहां उसे मदद की कोई भी किरण दिखाई दी जाए तो उसे आजमाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी मुसीबतों के लिए उस बाबा से मदद मांगने की सोची। वो उस झोपड़े के अंदर गया। झोपड़े के अंदर काफ़ी कम सामान रखा हुआ था। खाने के कुछ बर्तन, सोने का बिस्तर और कुछ थोड़ा बहुत सामान था। बीच में ही एक हवन चल रहा था, जिसका पूरा धुआं झोपड़ी के अंदर भर चुका था, और उसी धुएं के बीच वो बाबा बैठे हुए थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे। उस बाबा की काफ़ी सारी उलझी हुई जटाएं थी। आंखों के अंदर काला काजल लगाया हुआ था। पूरे शरीर पर राख की एक परत थी। गले के अंदर कई सारे अलग अलग रंगों की मालाएं थी, और दोनों हाथों की उंगलियों में कई सारी अंगूठियाँ थी। अब बाबा की आंखें बंद थी और वो मंत्रों का जाप कर रहे थे, इसलिए राकेश ने उन्हें परेशान करना उचित नहीं समझा, और वो वहाँ से जाने लगा कि तभी एक आवाज़ आई, परेशानी को हल किए बगैर जा रहे हो? उस बाबा ने आंखें बंद रखते हुए ही कहा। राकेश रुक गया और उसने बाबा को प्रणाम किया। आओ बैठो। बाबा की आंखें अभी भी बंद थी और उनके मंत्रों का जाप चालू ही था। राकेश उनके सामने चुपचाप बैठ गया। तभी बाबा ने आंखें खोली। उन्होंने राकेश को अच्छे से देखा। उसके बाद उन्होंने हवन के अंदर से राख ली और अपने पास रखे एक कागज पर छिड़की। उस गर्म राख की वजह से कागज के कई हिस्सों पर काले धब्बे पड़ गए, तो कुछ जगहों पर कागज जल गया। उसके बाद उन्होंने कागज को ध्यान से देखा और कहा,
नौकरी छूट गई, धंधा नहीं चल रहा, कमाई खत्म हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे, गृहस्थी जीवन में परेशानियां हैं और बीवी से रोज झगड़ा हो रहा है। सही कहा? बाबा आपने सही कहा। मैं परेशान हो गया हूँ, आप ही बताइए क्या करूँ। देखो बच्चे, तुम पर जो मुसीबतें आई है वो कोई आम मुसीबत नहीं है, बल्कि तुम्हारे नज़दीकी रिश्तेदारों ने तुम्हारी कामयाबी को कैद कर रखा है। तुम्हारी नौकरी छूट जाना, तुम्हारा धंधा न चलना, हर रोज का घर में कलेश। तुम्हें क्या लगता है यह एक संयोग से हो रहा है? नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों ने काले जादू के सहारे तुम्हारी कामयाबी को रोक रखा है, उसे कैद कर रखा है। राकेश ने उस बाबा को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन नौकरी छूट जाना, धंधा न चलना जैसी बातों को सुन उसे यकीन हो गया कि सचमुच बाबा कोई पहुंचा हुआ आदमी है। इसलिए राकेश ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, बाबा ये सब किसने किया होगा? ऐसी बातें तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता बच्चे, लेकिन इतना बता देता हूँ कि वो लोग तुम्हारे ही काफ़ी नज़दीकी हैं। लेकिन बाबा, ना तो मैंने किसी रिश्तेदार का नुकसान किया है और ना ही किसी रिश्तेदार के लिए बुरा सोचा है, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों? इस पर बाबा थोड़े मुस्कुराए और कहा, आज की दुनिया में ज़रूरी नहीं कि तुम किसी का नुकसान करो तो ही तुम्हारा नुकसान हो। लोग सामने वाले की कामयाबी देखकर भी जल जाते हैं। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी कामयाबी देखकर ही तुम पर काला जादू किया है। लेकिन बाबा, मेरे घर में तो हर रोज भगवान की पूजा पाठ होती है, तो फिर मेरे ऊपर काले जादू का असर कैसे हुआ? हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता बच्चा। तू पूजा पाठ करता होगा, लेकिन सामने वाले ने तुझ पर इतना ताकतवर काला जादू किया है कि तुम्हारी पूजा पाठ भी उसे नहीं रोक सकी। तो बाबा, आप ही कुछ उपाय बताइए। उपाय? कैसा उपाय? उपाय तो कई सारे के होते हैं बच्चा। बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर की सारी परेशानियाँ हट जाए, मैं जिस काम में हाथ डालूँ उसमें कामयाबी पाऊँ, पैसा और शोहरत मुझे मिले, और जिन जिन लोगों ने मेरा बुरा किया है उनका भी बुरा हो। इस पर बाबा फिर से हंसा और कहा, लेकिन तुम तो भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान ऐसी चीजें नहीं देता बच्चा। तो कौन देता है? काली शक्तियां। काली शक्तियों से यह सब मिलेगा? क्यों नहीं, अगर तुम काली शक्तियों के लिए कुछ करोगे तो वो भी बदले में तुम्हें जो मांगोगे वो देगी। तो बाबा, मुझे वो चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बच्चा। जितनी बड़ी ताकत उतना ही बड़ा धोखा है। तैयार तू? धोखे के बारे में सुन राकेश थोड़ा बिचक गया और पूछा, क्या मुझे उससे कामयाबी मिलेगी, पैसा मिलेगा? कामयाबी पैसा क्या चीज़ है उसके लिए? वो शक्ति अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तू कुछ भी पा सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो फिर मैं तैयार हूँ, मुझे सिर्फ कामयाबी और पैसा चाहिए और मेरे दुश्मनों का नाश। बाबा ने हंसते हुए बाजू में पड़ी एक पोटली में से कपड़े की गुड़िया निकाली। देख, यह है तुम्हारी किस्मत की चाबी। ये देगी तुम्हें पैसा, शोहरत, ताकत और सुरक्षा। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए बस इसके कान में वो बोल देना। देखना, वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, इसके बदले भी उसे कुछ चाहिए। तुम्हें हर अमावस्या को इसे भोजन दिलाना होगा। इसे किसी इंसान का खून चढ़ावे में देना होगा। क्या कर पाएगा तू? राकेश ने कुछ देर तक सोचा। इन 3 सालों में उसने पैसा कमाने के लिए क्या न किया था, लेकिन कोई उपाय उसका काम न आया। और अगर इस गुड़िया से उसके जीवन में आई कठिनाइयाँ हट सकती थी, पैसे आ सकते थे, तो उसे खून दिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इंसानों का खून किसी भी ब्लड बैंक से वो ला सकता था। और अब इतने उपाय करके देख लिए थे तो ये एक और उपाय ही सही। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद राकेश ने हाँ कह दिया। उसके बाद बाबा ने एक बंद कांच की बोतल से एक बाल निकाला और उसे कपड़े से बनी उस गुड़िया को चीरा लगाकर उसके अंदर रख दिया। बाद में मंत्रों का जाप करते हुए वो उसे सिलने लगा। कुछ समय बाद जब गुड़िया पूरी तरह से सिल गई, तब उसने गुड़िया को राकेश को देते हुए कहा, देखो बच्चा, सबसे पहले तुम्हारे घर से देवी देवताओं से जुड़ी सारी चीज़ों को हटा दो। अब से घर में ना ही कोई पूजा होगी और ना ही भगवान का नाम लिया जाएगा। अब तुम्हारा जो कुछ भी है यही है
ये गुड़िया तुम्हें सब कुछ देगी, तुम्हारी रक्षा करेगी, बस याद रखना, गलती से भी इसे नाराज मत करना। उसके बाद बाबा ने उस गुड़िया को राकेश के हाथों में दे दिया। राकेश अभी भी उलझन में था कि क्या सच में ये गुड़िया उसका कुछ भला कर पाएगी या नहीं। हालांकि अब तक वो काफ़ी सारे उपाय कर चुका था, इसलिए एक और उपाय ही सही। बाबा, इसके कितने पैसे दूं? कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे, बस इस गुड़िया का ख्याल रखना, बच्ची हो मेरी। और फिर बाबा मंत्रों के जाप में फिर से बैठ गए। राकेश झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसने नंदिनी को फ़ोन कर घर के अंदर के सारे भगवानों की मूर्तियाँ, तस्वीरें हटाने को कह दिया और फिर वो उस गुड़िया को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। जब उसने घर आकर नंदिनी को बाबा और गुड़िया के बारे में बताया तो नंदिनी को काफ़ी गुस्सा आया। अपने आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करने की बजाय राकेश इस तरह की उटपटांग काम कर रहा था, यह देख उसने राकेश से फिर से झगड़ा किया। लेकिन राकेश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने गुड़िया को एक अलग कमरे में रख दिया और रात को सोने से पहले उसने गुड़िया के कान में दुकान में अच्छी बिक्री होने की मांग की और फिर वो सो गया। हालांकि अगले 2 दिनों तक उसकी दुकान की बिक्री में कोई फर्क नहीं आया। दुकान पहले जैसे ही चल रही थी। लेकिन तीसरे ही दिन एक बड़ा ऑर्डर उसे मिला। राकेश ने नंदिनी को बताया कि यह ऑर्डर उसी गुड़िया की वजह से मिला है, लेकिन नंदिनी ने इस बात को सिर्फ एक संयोग बताया। हालांकि राकेश को गुड़िया पर पूरा यकीन था। उसने फिर से एक रात को ऐसा ही कहा और अगले ही दिन से उसकी दुकान पहले से ज़्यादा चलने लगी। देखते ही देखते उसकी दुकान की बिक्री आसपास की पुरानी दुकानों से ज़्यादा होने लगी। उसकी दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। इतने सारे ग्राहक आने लगे कि उसे अपनी दुकान में स्टाफ रखना पड़ा। इतना बदलाव देख अब नंदिनी को भी उस गुड़िया पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। उसने गुड़िया को आजमाने के लिए एक रात अपनी पगार बढ़ाने की बात की और कुछ ही दिनों में नंदिनी के दफ्तर की एक पुरानी मैडम की अचानक से एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिस वजह से नंदिनी को उसकी पोस्ट मिल गई और उसका पगार भी बढ़ गया। अब तो नंदिनी को भी उस पर यकीन हो गया था। देखते ही देखते दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। तभी एक दिन राकेश को याद आया कि उसके किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने उन पर काला जादू किया हुआ था। उसने गुड़िया के कान में काला जादू करने वाले व्यक्ति के लिए दर्दनाक मौत मांगी और कुछ ही दिनों बाद उसे मालूम हुआ कि उसके दूर के चाचा की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में न जाने कैसे अचानक से कीड़े पड़ गए थे और थोड़े ही दिनों में उनकी काफ़ी दर्दनाक मौत हुई। अब राकेश और नंदिनी उस गुड़िया की ताकत को जान चुके थे, उसका इस्तेमाल करना जान चुके थे। हर अमावस्या को राकेश ब्लड बैंक से रिश्वत देकर इंसानों का खून ले आता और रात को उस गुड़िया के कमरे में एक प्लेट में रख देता। उसने उस गुड़िया के जरिए न सिर्फ अपना बिजनेस बढ़वाया, बल्कि उस इलाके के जितने भी उसके कॉम्पिटिटर थे उन सब के धंधे चौपट कर दिए। उसके दुश्मनों की आर्थिक स्थिति खराब कर उन्हें सबक सिखाया। देखते ही देखते साल भर में उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बदल गई। खुद का एक नया बंगला हो गया, एक नई कार खरीद ली, दुकान पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ी हो गई। ग्राहक इतने आने लगे कि दुकान को बंद करते करते 9-10 बज जाते थे। एक ऐसी ही रात राकेश दुकान बंद करके तकरीबन 10:30 बजे घर लौटा। जब नंदिनी ने खून के बारे में पूछा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो काम के चक्कर में भूल गया था कि वो अमावस्या की रात है। उसने तुरंत ब्लड बैंक वाले आदमी को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। वो तुरंत ब्लड बैंक गया, लेकिन जिस आदमी से वो ब्लड लेता था वो वहाँ नहीं था और जो स्टाफ वहाँ था वो अस्पताल के कागजात के बगैर ब्लड देने के लिए तैयार नहीं थे। अब राकेश को नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। उसे यह तो मालूम था कि हर अमावस्या को गुड़िया को खून देना है, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर खून नहीं दिया तो क्या होगा। उसे लग रहा था कि शायद अगर खून नहीं मिला तो उस गुड़िया का असर कम हो जाएगा और उसके बाद वो गुड़िया उसकी कोई बात नहीं मानेगी। लेकिन शायद से अब इससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसने अब तक काफ़ी प्रगति कर ली थी। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और अब वो भी उस गुड़िया को हर अमावस्या को खून देने की बात से ऊब गया था। आखिरकार कितने सालों तक ये सब चलता रहता, इसलिए खून लाने के लिए उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की। नहीं मिला तो खाली हाथ लौट आया।
उसने नंदिनी को भी वही बात समझाई जो उसने सोची थी, और उसके बाद वो दोनों सोने चले गए। और फिर रात के तकरीबन 2:30 बजे अचानक घर की लाइट चली गई, जिससे राकेश की नींद टूट गई। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो आस पड़ोस की लाइट चालू थी। राकेश को लगा कि शायद से उसके घर का फ्यूज उड़ गया होगा, और यही चेक करने के लिए वो मोबाइल लेकर अपने कमरे से बाहर आया। बाहर पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। राकेश मोबाइल की टॉर्च शुरू कर धीरे धीरे फ्यूज की दीवार की ओर जाने लगा। अंधेरा इतना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी अंधेरे में उसे किचन के दरवाजे के पास किसी औरत की परछाई दिखी। नंदिनी, क्या तुम हो? उसने आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। राकेश थोड़ा डर गया और वो मोबाइल की टॉर्च लेकर उस परछाई की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक पहुंच गया, वहाँ कोई नहीं था। राकेश को लगा जैसे उसे भ्रम हुआ होगा, इसलिए वो फिर से फ्यूज वाली दीवार के पास जाने लगा। लेकिन तभी उसे किसी की गहरी गहरी सांस लेने की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी की सांस फूल रही हो। और वो आवाज़ इतने पास से आ रही थी कि उसे यकीन हो गया कि अब वो उसका कोई वहम नहीं था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पलटकर मोबाइल के टॉर्च में देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तेज़ी से फ्यूज वाली दीवार के पास गया। उसने फ्यूज चेक किया, लेकिन फ्यूज सही सलामत था। तभी उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। कोई औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी, और उसके सांसों की गर्मी उसे महसूस हो रही थी। राकेश कांपने लगा। उसका गला पूरी तरह से सूख गया। पीछे पलटने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तभी एक बर्फ जैसा ठंडा और चिपचिपा हाथ उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ। वो हाथ उसके कंधे को मसल रहा था, और साथ ही पीछे से एक आवाज़ आई, कौन नहीं लाया आज मेरे लिए? आवाज़ को सुन राकेश कांपने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि एक लापरवाही इतनी भयानक होगी। उसे क्या बोलना चाहिए था यह भी सूझ नहीं रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था। लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ देना नहीं भूली। माफ़ कर दो। माफी? किस बात की? खून तो मैं पीकर ही रहूंगी। और फिर अचानक वो हाथ और सांसों की गर्मी गायब हो गई। अब उसे पीछे खड़ी उस औरत का एहसास नहीं हो रहा था। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच अब वहाँ कोई नहीं था। उस पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाई, लेकिन पूरे कमरे में कोई नहीं था। और फिर अचानक उसे अपने बेडरूम से नंदिनी की चीख सुनाई दी। राकेश तेजी से दौड़ता हुआ बेडरूम में गया और झट से उसने दरवाज़ा खोला। खिड़की से आती रोशनी के अंदर उसने देखा कि नंदिनी बिस्तर पर छटपटा रही थी। उसके गले से तेज खून की धार निकल रही थी, और एक खौफनाक चेहरे वाली औरत उसके गले को मुंह लगा के उसका खून पी रही थी। यह देख राकेश के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन वो अंदर आता तब तक बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ दरवाजे को ठोकने लगा, पीटने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा। देखते ही देखते आस पड़ोस के लोग उसके दरवाजे तक पहुंच गए और बाहर से ही दरवाजे को खटखटाने लगे। राकेश तेजी से बाहर के दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाज़ा खोला और लोगों को बताया कि कोई औरत उसकी पत्नी का खून पी रही है, और उसने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ है। लोग तेजी से दौड़ते हुए बेडरूम तक पहुंच गए, लेकिन देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। बिस्तर पूरी तरह से खून से सन चुका था। बिस्तर के ऊपर नंदिनी की लाश पड़ी हुई थी, जिसका गला चाकू से काटा गया था, और कमरे में और कोई भी नहीं था। राकेश अंदर आया, नंदिनी को मरा देख उसके पास गया और उसे गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसी कमरे के एक कोने में वो गुड़िया थी। राकेश ने लोगों से कहा कि इसी गुड़िया ने उसकी बीवी का कत्ल किया है, लेकिन लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने झट से पुलिस को फ़ोन कर बुलवा लिया। जब पुलिस आई तो उन्होंने पूरी छानबीन की। राकेश की बातों को सुन पुलिस को लगने लगा कि उसने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है, और फिर पुलिस ने नंदिनी के खून के आरोप में राकेश को गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि राकेश आखिरी तक यही कहता रहा कि वो खून उसने नहीं बल्कि गुड़िया ने किया है, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया और कोर्ट ने भी अगले सुनवाई तक उसे जेल में बंद रखने को कहा। लेकिन एक अमावस्या की रात राकेश जेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। चाकू से उसका गला कटा हुआ था। पुलिस को लगा कि अपने पत्नी का खून करने के बाद पकड़ा गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली और फिर उन दोनों की हत्या की फाइल क्लोज कर दी। उसके बाद से ना ही वो गुड़िया किसी को दिखी और ना ही वो बाबा।